ओके हाँ, मेरे घर पे भी फिर से चली गई। ओके सो वेयर वर वी? So we were at the Rowlatt Act. ठीक है, I've already told you that Rowlatt Act का मतलब क्या है? Without trial 2 साल के लिए अंदर, करेक्ट? तो ये यहाँ लिखा हुआ है बस। ये गवर्नमेंट, इस एक्ट ने गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दे दिया। उनका काम था किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिप्रेस का मतलब दबाना। एंड अलाउड, अलाउ किया, आप डिटेन कर सकते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर को बिना ट्रायल किए, बिना कोर्ट ले जाए फॉर 2 years। ठीक है, महात्मा गांधी इसी के अगेंस्ट एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट चाहते थे कि इस ये जो लॉ है इतना बुरा है, अगर आप किसी को बोलने की आजादी ही नहीं दे रहे ना, इसका मतलब अगर मैं जैसे ही बोलूंगा कि आपकी ये पॉलिसी गलत है, आप तो मेरे को 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे, मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने भी नहीं ले जाएंगे, फिर तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये गांधी जी चाहते थे और इसीलिए उन्होंने नेशन वाइड जो हड़ताल है वो 6 अप्रैल को डिसाइड करी थी। बट उनके जो लीडर है पंजाब रीजन के, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, उनका नाम आई थिंक इसमें नहीं दिया हुआ है, बट ब्रिटिशर्स तो ने इस बार तय कर लिया था कि उन्होंने उन्हें रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट एक भी चीज सुननी नहीं है। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने सारे लोकल लीडर को उठाया अमृतसर से, उन्होंने उनको जेल में डाला और महात्मा गांधी को तो दिल्ली घुसने से भी मना कर दिया उन्होंने, अब तो दिल्ली ही मत आइए। ठीक है, और लोकल लीडर ही हैं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, जिनको उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया। अब इसी के प्रोटेस्ट में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा थे और कुछ लोग उसी बाग में बैसाखी का मेला देखने आए थे। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 13th April in famous Jallianwala Bagh incident took place. On the day, large crowd gathered Jallianwala Bagh. Some came to protest. Okay, others came to attend the annual Baisakhi fair. ठीक है, इसी केस में जनरल डायर वहां आते हैं, एंटर्ड द एरिया। एक ही एग्जिट है जलियांवाला बाग में, सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, और उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया और ओपन फायरिंग कर दिया, हंड्रेड्स लोग उसमें मर गए। ठीक है, फिर जलियांवाला बाग के अगेंस्ट में हंटर कमेटी भी बैठी थी, जिसने आई थिंक कुछ किया नहीं, डायर को छोड़ दिया था उन्होंने। तो इसीलिए बाद में आई थिंक फिर क्या होता है, या कुछ समथिंग इज दैट कि उसमें कुछ बीच में और भी होता है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो फिलहाल के लिए ये वाला इंसिडेंट पूरी तरह हो चुका है हमारा, करेक्ट? अब क्या होता है कि जब जलियांवाला बाग की न्यूज जैसे ही फैल गई चारों तरफ, तो नॉर्थ इंडियंस तो एकदम पागल हो गए। एक तो आपने हमारे लिए ऐसा गंदा लॉ लाया, फिर हमने स्ट्राइक किया और आपने इनोसेंट लोगों को मारा। जो अगर स्ट्राइक करते मरते थे तब भी ठीक था, बट सम पीपल वर देयर ओनली टू सी द फेयर, उतने मेले देखने जाने के लिए इतनी बड़ी सजा, और गवर्नमेंट का इतना ब्रूटल फेस, स्पेशली आफ्टर व्हेन वी हैव सपोर्टेड यू सो मच। तब आपने हमें ह्यूमिलिएट किया, हमें टेरराइज किया। ठीक है, और सत्याग्रही को तो आपने जमीन पर अपनी नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया, गलियों में क्रॉल कराया। ठीक है, और सलाम करवाया, यानी सबको, सारे जितने भी सर्वेंट्स हैं उन सबको सलाम करवाया। तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स गुलाम थोड़ी ना है, वो तो बड़े बड़े लीडर्स थे, अब उनसे आप चौकीदार को भी सल्यूट करवा रहे हो। तो इस तरह की जो चीजें करी, वो उससे देख करके गांधी जी बहुत बुरा लगा उनको, ये क्या कर रहे हैं ये ब्रिटिशर्स। और एक तरह से ब्रिटिशर्स का वो जो नेकेड फेस है, जो फसाड उन्होंने अभी तक ओढ़ रखा था, जब उन्होंने 1885 में कांग्रेस को वो दिया, उन्होंने सहमति दिया कि ठीक है आप एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना लो। कांग्रेस जो है वो उनकी सहमति से ही बनी थी ब्रिटिशर्स के, बट तब तक वो एक फसाड ओढ़े हुए थे, नहीं हम अच्छे दिखा रहे हैं, लूट तो रहे ही थे, बट दिस पर्टिकुलर थिंग एक्चुअली इट शोड देयर ट्रू फेसेस, कि वो क्या सोचते हैं इंडियंस के बारे में, कि अगर हम अपना खुद का रैली या प्रोटेस्ट करेंगे तो आप जमीन में हमारी नाक रगड़वाएंगे, आप हमारे जेल लीडर्स को जेल में डालेंगे, इस तरह की चीजें आप करेंगे। तो ये देखा तो गांधी जी को दिमाग एकदम खराब हो गया और उन्होंने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है, सब मैंने बता भी दिया है, जो जो मैंने चीजें बताई हैं, केवल वही वही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये है रॉलेट एक्ट की डेफिनेशन, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये वाला जो पैराग्राफ है, दिस पैराग्राफ इज अबाउट जलियांवाला बाग कांड, एंड दिस पैराग्राफ इज अबाउट कि गांधी जी ने जलियांवाला बाग सत्याग्रह को कॉल ऑफ क्यों किया। तो अगर कोई पूछे व्हाई डिड गांधी कॉल ऑफ सत्याग्रह, ये होगा उसका आंसर, कि वो एक तो ब्रूटल हो रहा था, वायलेंट हो रहा था, और जलियांवाला बाग कांड की वजह से गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया, और उसके बाद उन्होंने 2-3 चीजें और करी है, रब देयर नोजेस। ये आई थिंक 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो चुके हैं।
अगले पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसे टिक करते चलो और बगल में लिख लो कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, बिकॉज अभी ये तुम लोगों को खुद से इसको करना है, मैं ऐसे बोल के नहीं करा पाऊंगी। एक एक डेफिनेशन लिखाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्लास में होते तो बात अलग थी, तो मैं बोलती जाती और बोर्ड में लिखती जाती, बट यहाँ लिखना टफ है, ठीक है। चार्ट्स की वजह मैंने आज यहाँ पे ये बनवा दिया क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई चार्ट बने ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अभी जो एक हमने बड़ा क्वेश्चन वो किया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट है, वो लॉन्ग क्वेश्चन किया है। उसके अलावा 4 शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। सत्याग्रह का क्या मतलब होता है वो यहाँ लिखा है, ठीक है। गांधी जी ने चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा एक एक जगह क्या किया, 1 1 मार्क के क्वेश्चन है वो यहाँ लिखा है। रॉलेट की डेफिनेशन इन 3 लाइनों में दी हुई है। जलियांवाला बाग कांड के बारे में यहाँ लिखा है, और गांधी जी ने क्यों कॉल ऑफ किया वो यहाँ लिखा है। नोट कर लो अपनी बुक में और इनको करके आना है क्वेश्चन आंसर, ये ना इनको ये नोट खुद बनाने हैं, समझ गए। मैम हाँ मैंने क्वेश्चन आंसर्स करने के जगह इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को हेडिंग्स डाल के नोट्स में लिख दिया है। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन आंसर्स की जगह इन्हीं जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं इनके क्वेश्चंस बना के यहीं पर ही बना लीजिए, तो आपके शॉर्ट नोट भी बन जाएंगे। और आपका ये चैप्टर जहां तक यहाँ तक पढ़ा है इसमें से बेटा कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, अगर तुमने अभी तक इसको ढंग से सुना है क्लास में, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, वरना खो जाओगे तुम लोग इतने बड़े चैप्टर में, ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं, अभी क्लास देखो 15-20 मिनट बीच में 2 बार अभी कटी है तो चलेगी, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन तो खत्म होगा आज, तो किसी की क्लास तो नहीं है इसके बाद, ठीक है। हम तो अभी नहीं है 7:30 से। नहीं ज्यादा नहीं होगी, 6:40 तक चलेगी, ठीक है, बाकी इतना नहीं। ओके, रॉलेट सत्याग्रह का जब इतना बड़ा मूवमेंट हुआ तो ऑलमोस्ट सब लोग धक्के में चले गए, गांधी जी ने कॉल ऑफ भी कर लिया, ठीक है, उस मूवमेंट। यू वांट मी टू गिव यू सम टाइम इसे एनसीईआरटी में नोट करने के लिए कि कोई पीछे तो नहीं छूट रहा है। मैम 2 मिनट्स दे दो प्लीज। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, कहाँ पर क्या आंसर लिखा हुआ है लिख लो, बुक लेके बैठा करो। तो उसमें तुम्हें उतना ही पढ़ने की जरूरत है, इस रिकॉर्डिंग को देख लो और जितना जितना लाइंस उसमें दिया है वो पढ़ लो, जो अंडरलाइन है स्पेशली वही पढ़ने लायक है, बाकी कुछ नहीं। मैम जो महात्मा गांधी कॉल ऑफ मूवमेंट वाला जो क्वेश्चन है हाँ उसमें अगर अगर हमें पूछा जाए कि इफेक्ट ऑफ जलियांवाला बाग क्या है, वो उसी में से लेंगे। हाँ, उसी में से है। अगर ये पूछेगा कि गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह क्यों कॉल ऑफ किया, तो फर्स्ट एंड प्राइम रीजन इज जलियांवाला बाग कांड। अगर वो नहीं होता था तो गांधी जी नहीं कॉल ऑफ करते, वो हो गया तो उनके भी बहुत चोट लगी ना, नेशनल लेवल का इतना बड़ा लीडर, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि अभी तक उनसे थोड़ा बहुत बातचीत कर रही थी, उनके फेस पे डिनाई करके ले गई उनके लीडर्स को बंद करके, और उनको तो दिल्ली आने का भी मना कर दिया ना उन्होंने, तो एक तरह से उनकी बेइज्जती कर दी गांधी जी की, तो इट वॉज वेरी मच ह्यूमिलिएशन फॉर हिम। और सत्याग्रहियों से तो नाक रगड़वा दी उन्होंने, एक तरह से वो गांधी जी को ही चैलेंज कर रहे थे ब्रिटिशर्स कि अभी तक सुन रहे थे तुम्हारी चंपारण में, अहमदाबाद में, खेड़ा में, अभी सर पे मत चढ़ो, ठीक है। तो इस तरह का उनको एक इंडिकेशन देने की कोशिश करते, तो गांधी जी को वो चीज बहुत बुरी लगी, तो इसीलिए ये बाद में वो और फिर नॉन कोऑपरेशन में इसी चीज के ये वो बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो अब व्हाट हैपेंड, कर लिया, यस मैम। ठीक है। सो नाउ लेट अस हैव सम अनदर बैकग्राउंड। अभी वापस से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ चलते हैं। तो हुआ क्या कि ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में 2-3 सालों में क्या हुआ ये वो है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट क्या हुआ था, तो अभी मैंने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट वाज कि ब्रिटेन जीत गया था, ठीक है, दे वर ऑन द विनिंग साइड। जो जीतता है वो तो अपनी चलाता ही है। ब्रिटेन ने क्या किया कि टर्की वाज विद द ऑपोजिट साइड, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की, समझ गए, जर्मनी, दे वर इन द ऑपोजिट साइड। तो टर्की इज मतलब अभी से नहीं, मेडिवल टाइम से ही मक्का, मदीना, टर्की, अरब रीजन, इट हैज बीन अ वेरी प्रोमिनेंट रिलीजियस प्लेसेस, ये सारे यहीं पर हैं, ठीक है। एंड स्पेशली टर्की इज अ सीट ऑफ खलीफा। खलीफेट इज लाइक अ लीनिएज, खलीफेट एक लाइन है, स्पिरिचुअल गुरु, जैसे हमारे यहाँ पतंजलि और ऋषि महर्षि इस तरह से है ना, वैसे ही खलीफा इज मोर लाइक अ स्पिरिचुअल गुरु ऑफ इस्लाम। जितने भी इस्लाम के लोग हैं ना वो खलीफा की बात मानते थे। खलीफा की शुरुआत खलीफेट की गई है, ये सुलेमान ने किया था।
1000 AD की बात है, अभी से तकरीबन 1100-1200 साल पहले की बात है, वो उसने शुरू करा था। और जिस प्लेस पे शुरू करा था, प्रेजेंट डे मॉडर्न टर्की वही है, उसकी सीट वही थी, समझ गए। एक हेरिडिटी पोस्ट है वो, उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे, ऐसे करते करते पूरा खलीफेट चलते चले आ रहा था। तो खलीफा की पोजीशन ऐसे तो कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन स्पिरिचुअल है और इमोशनली बहुत अटैच्ड है इस्लाम लोग खलीफा से। और स्पेशली सऊदी अरेबिया में ही मक्का मदीना भी है, तो वो पूरी पोजीशन चलते क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ये जानबूझ के करना चाहता था या नहीं, ये किसी को नहीं पता, बट उन्होंने समहाउ टर्की को बोला, वो तो अपोजिट साइड पे था, ये जर्मनी ने जो किया सो किया। वॉर गिल्ट क्लॉज है, वो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट ईयर। वॉर गिल्ट क्लॉज लगा के कितना सारा पैसा उन्होंने जर्मनी से वसूला, उसको तो उन्होंने बोला कि तुम तो अब आर्मी भी नहीं रखोगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हारे थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था, हर एक मेंबर के साथ, चाहे वो जर्मनी ही क्यों ना हो और चाहे वो टर्की ही क्यों ना हो। टर्की को बोले कि तुम्हारा नौटंकी खत्म, अब ये खलीफेट अलीफेट का को हटाओ। खलीफेट की सीट खत्म कर दी उन्होंने वहां से, टर्की से। और उन्होंने बोला कि टर्की तुम आज से मॉडर्न डेमोक्रेसी बनोगे, क्योंकि वो खुद भी डेमोक्रेसी थे और वो चाहते थे कि सब डेमोक्रेसी ही बन जाए। उन्होंने डेमोक्रेसी उसको बना दिया जबरदस्ती। अभी ये बात हो रही है टर्की में, लेकिन इंडियन मुस्लिम्स इस बात से गुस्सा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वो जो रिलीजन वाला एक एक इमोशनल फैक्टर रहता है, वो रहता ही है, चल वहां रहा है, लेकिन गुस्सा यहाँ के लोग हैं। यहाँ पे दो भाई थे, एक का नाम है मोहम्मद अली, एक दूसरे का नाम है शौकत अली। तो शौकत अली मोहम्मद अली इस बात से गुस्सा होकर के ऑलरेडी बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ठीक है। गांधी जी ऑलरेडी झल्लाए हुए थे अपनी बेइज्जती से, जो उनकी रॉलेट एक्ट की वजह से हुई। गांधी जी ने क्या सोचा कि मैंने अकेला ट्राई करा, बट अभी मेरा उतना पारस पत्थर वाला काम चल नहीं रहा है। अगर मुस्लिम्स भी हमारे साथ इंक्लूड हो जाएं, तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी भी हो जाएगी, हम नंबर में भी ज्यादा हो जाएंगे। और जो मुस्लिम्स है वो ऑलरेडी गुस्सा है इस वक्त, ठीक है नहीं, ब्रिटिशर्स से। ये सही टाइम है हथौड़े पे चोट करने जैसा। मेरी बेइज्जती का बदला भी हो जाएगा, इंडिया भी आजाद हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी भी हो जाएगी, और मेरी जितनी प्रेस्टीज गई है ब्रिटिशर्स की वजह से नाक रगड़वाने में, वो भी मेरी वापस आ जाएगी, ठीक है नहीं। ऐसा ही थॉट वो पहुंच गए शौकत अली और मोहम्मद अली की वजह से। गांधी जी उनके पास गए, उन्होंने बोला कि देखो भाई, हम लोग एक यूनाइटेड स्ट्रगल अब बड़ा सा लॉन्च करेंगे। रॉलेट सत्याग्रह की वजह से, जलियांवाला बाग की वजह से हम बहुत गुस्से में हैं, और तुम बहुत गुस्से में हो खलीफेट की वजह से, तो क्यों ना हम एक साथ एक मूवमेंट लॉन्च करें। इतना ही है, इसमें से ज्यादा कुछ है भी नहीं, जो बोल रही हूँ वही उसमें भी लिखा हुआ है। उतना उन्होंने क्या करा, तो उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च करा और उसका नाम रखा गया खिलाफत नॉन कोऑपरेशन। कभी देखा हो तो ये दोनों एक साथ यूज होते हैं। खिलाफत नॉन कोऑपरेशन इज अ कॉमन टर्म। उसमें दो मूवमेंट थे, एक खिलाफत जो चल रहा था, टर्की में जो चीज हो रही है, खलीफा की सीट क्यों खत्म कर दी तुमने, वापस लाओ उसको, टर्की को इतना इज्जत मत करो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते। और दूसरा था नॉन कोऑपरेशन, जो गांधी जी ने लॉन्च किया था, तुमने हमारे लिए लॉरेट एक्ट लगाया, हमारे लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, अब तुम्हारा कोई कोऑपरेशन हम नहीं करेंगे, ना तुम्हारे स्कूल में पढ़ेंगे, ना तो तुम्हारे लॉ डिग्रीज, ना तो तुम्हारे जजेस से अपना केस लड़वाएंगे, ना तो स्कूल कोर्ट कचहरी कॉलेज कहीं नहीं जाएंगे, सड़कों का यूज नहीं करेंगे, ट्रेन का यूज नहीं करेंगे, तुम्हारी फॉरेन लिकर का यूज भी नहीं करेंगे, तुम्हारे कपड़ों का यूज भी नहीं करेंगे, टेलीग्राफ का यूज भी नहीं करेंगे, जो भी चीज तुमने दिया उसमें से एक भी चीज का यूज हम नहीं करेंगे। वो है नॉन कोऑपरेशन। हमारी किसी चीज में कोऑपरेट ही नहीं करेंगे। गांधी जी का ऐसा कहना था कि अंग्रेजों के सारे दफ्तर हैं, तुम जाओ काम ही ना करो। तुम कोऑपरेट ही नहीं करोगे तो उनके दफ्तर तो खाली पड़े रहेंगे, कि नहीं, अपने आप ही उनका पूरा स्ट्रक्चर बह जाएगा, और 1-2 साल में ही वो इतने तंग आ जाएंगे कि इंडिया छोड़ देंगे। प्लान अच्छा था, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है, ठीक है। जब आप कोई चीज करते हैं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ये भी सोचना होता है, ठीक है। गांधी जी से जितना बन पड़ा उन्होंने कंट्री के लिए किया, तो नॉन कोऑपरेशन का मतलब ये मैम ये बॉयकॉट मूवमेंट से सिमिलर है क्या? सेम ही है ना। नॉन कोऑपरेशन में दो चीजें हैं, एक तो कोऑपरेट ना करना और दूसरा बॉयकॉट करना, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन करोगे कैसे, कोई तरीका होना चाहिए ना, तो तरीका यही है, उनकी असेंबलीज को बायकॉट करो, उनके बनाए कपड़े खरीदना बंद कर दो, उनकी किसी भी चीजों में एकदम कोऑपरेट मत करो। अगर वो कहें कि सरकारी ये कागज यहाँ से उठाओ, वहां पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कराओ, जाओ ही बैठे रहो अपनी जगह पर, ये है नॉन कोऑपरेशन का मतलब, वो कोई काम मत करो। ये सोचा गांधी जी ने, उन्होंने ये लोगों को बोला और लोगों ने ट्राई भी करा। बट गांधी जी ने क्या बोला कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, बट मूवमेंट चलते चलते 1 साल 2 साल तक चला,
शौकत अली मोहम्मद अली ने भी बहुत अपनी जोरदार पूरी पुरजोर कोशिश कर दी, बट खलीफेट का इशू 1-2 साल में वेन आउट हो गया। मुस्लिम्स एग्जॉस्ट हो गए कि स्पिरिचुअल चीज के लिए इतना कितना लड़ेगा अब आदमी। उसके बाद 2 साल चलते चलते मूवमेंट हमारे यहाँ, हमारे लोग भी एग्जॉस्ट हो गए, क्योंकि खाने को खाना नहीं, अब अंग्रेजों का कपड़ा नहीं पहन सकते, उनके स्कूल नहीं जा सकते, उनकी नौकरी नहीं करते तो उनकी सैलरी कैसे लेंगे। तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव सिस्टम नहीं था कि अगर हमारे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, आपने हिंदी स्कूल खोले ही कहाँ है। अगर हमारे केसेस वहां पे यूरोपियन कोर्ट में नहीं लड़े जाएंगे तो कहाँ लड़े जाएंगे, हमारे पास कौन सी अपनी लोक अदालत चलती है, समझ गए। अगर हम उनकी असेंबलीज में नहीं जाएंगे तो काम क्या करेंगे, पैसा कैसे आएगा। इतना बड़ा इशू है क्योंकि अंग्रेजों ने पूरा सिस्टम ले रखा था, अगर हम सिस्टम का पार्ट हैं तो ही पैसे कमा पाएंगे। तो बहुत टाइम तक लोगों ने मास मूवमेंट करने की कोशिश करी, बट मास मूवमेंट की सबसे बड़ी यही कमी होती है, भीड़ धीरे 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 कम हो जाती है। 2 साल तक हो गए जब 20 से 21, क्योंकि गांधी जी ने 1 साल का बोला था कि 1 साल के अंदर ये भाग जाएंगे, बट 1 साल में तो वो कतई ना भागे। दूसरा साल लग गया, लोग धीरे 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 थक गए मूवमेंट करके, और इस बीच में कोई ऑल्टरनेटिव सिस्टम भी नहीं था। नॉन कॉपरेशन का रीजन पता है, नॉन कॉपरेशन की कमी यही है कि कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म ही नहीं थी हमारे पास। अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो हम अपने इंडिया को कैसे चलाएंगे, हमारे पास अपने स्कूल कॉलेजेस होते, हमारे पास अपने अगर कोर्ट कचहरी होते, हमारे पास में अपने ऑफिसेज होते, हमारे पास अपने काम होता, तो ये चीजें चल सकती थी, बट ये ज्यादा लंबे टाइम तक चला नहीं। और इसी बीच में एक इंसिडेंट हो गया चौरा चौरी, जो कि काइंड ऑफ बहाना ही है, लेकिन हम कभी लिखेंगे नहीं कि ये बहाना है। हम ये लिखेंगे कि गांधी जी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। सिंस चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन भी कॉल ऑफ कर लिया, ठीक है। गांधी जी बीच में ही इतना चलते चलते बीच में क्या हो जाता है, गोरखपुर में एक प्लेस है, गोरखपुर के पास यूपी में चौरी चौरा, वहां पे कुछ लोकल लोगों का झगड़ा पुलिस ऑफिसर से हो जाता है। 22 पुलिस ऑफिसर को थाने में बंद करके बाहर से ताला लगा के आग लगा देते हैं पुलिस स्टेशन में। तो यूरोपियन पुलिस वाले उसके अंदर मर जाते हैं। गांधी जी बोलते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे नॉन वायलेंस मूवमेंट को तुमने इम्प्योर किया है, पॉल्यूट कर दिया है वायलेंस करके, और अब मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले रहा हूँ। तो इतना चलता हुआ मूवमेंट जो 2 सालों से चल रहा था, बढ़ रहा था, उसको उन्होंने एन मोमेंट पे वापस ले लिया गांधी जी ने। अब कुछ लोग डिबेट करते हैं कि गांधी जी ऑलरेडी समझ गए थे कि लोग थक गए हैं, अब मूवमेंट आगे नहीं चल पाएगा, इसीलिए उन्होंने वापस ले लिया। कुछ लोग कहते हैं गांधी जी को डर था कि उन्हें जेल हो जाएगी, इसलिए वापस ले लिया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, गांधी जी ट्रू बिलीवर थे नॉन वायलेंस में, इसलिए वापस ले लिया। तो तुम्हारा आंसर फर्स्ट है, गांधी जी ट्रू बिलीवर थे नॉन वायलेंस में, इसीलिए उन्होंने मूवमेंट को वापस ले लिया। लेकिन जब मूवमेंट उन्होंने वापस लिया तो कुछ लीडर्स बहुत ज्यादा चढ़ गए उनसे। उसमें से एक लीडर है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। यंग थे उस वक्त, नया खून, उनको गुस्सा आ गया, क्या है अभी भाग जाते ये 5-10 दिन में, थोड़ा और रुकते तो क्यों कर दिया। ठीक है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल के लिए नॉन कोऑपरेशन समझ आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, सो दिस इज द नॉन कॉपरेशन। दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ यू कैन रीड कि क्या रीजन था और क्यों उन्होंने, मतलब शौकत अली मोहम्मद अली ने क्यों ये सब शुरू किया। तो दिस यू कैन रीड, इसमें कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन अभी तो इसमें से नहीं है, ठीक है। और ये वाला पूरा ऑलरेडी ये हम ऐसे डिस्क्राइब यहाँ तक कर चुके हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन कर सकती हूँ, बट अभी इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि नॉन कॉपरेशन के बाद मूवमेंट इन टाउन्स ये बहुत लंबा जाने वाला है, तो एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी इसमें, समझ गए। अभी ओवरव्यू बता दिया, बट लाइन बाय लाइन पढ़ के फिर वही बताऊंगी कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रेबिलियन कंट्री साइड में जाएगा, ये तो चलते ही रहेगा। अभी प्लांटेशन के बाद सिविल डिसोबीडियंस तक नॉन कॉपरेशन ही चलेगा, समझ गए। मैंने शॉर्ट में बताया तुमको इतना ही लिखना है, बट इस बुक में 5-6 पन्ने का दिया है, जिसके लिए हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है इतना, ठीक है। हम इसे लाइन बाय लाइन देखेंगे और कट आउट करेंगे कि कौन सा पार्ट लेना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अभी, लेकिन अभी तक लोगों को यहाँ तक पढ़ के आना है, ठीक है। ये एक पेज पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि अगली क्लास में जल्दी पेज कर लो और भूलना। यस मैम। ठीक है, ओके। तो ऑन दैट नोट यहाँ तक तुम लोग अपना नोट्स बना लेना। नॉन कॉपरेशन के नोट्स अगली क्लास में बनाना जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी इसको। ओवरव्यू मैंने दे दिया है, आई होप दैट वुड वर्क। अगले में मैं नॉन कॉपरेशन ऐसे बुक से शुरू करूंगी, तो ओवरव्यू नहीं दूंगी जो मैंने अभी बोला है, ठीक है। हम बुक से शुरू करेंगे इसको, ठीक है। ऑलराइट मैम। ओके, सो